नमस्कार। आज के इस भावपूर्ण और साहित्यिक सफर में सबका स्वागत है। मैं रश्मि विश्वास, केंद्रीय विद्यालय मासिमपुर से आज एक बेहद मार्मिक कविता घर की याद लेकर आई हूँ। भवानी प्रसाद मिश्र जी द्वारा रची गई ये कविता केवल कुछ पंक्तियों का समूह नहीं है, बल्कि अपनों से दूर होने की वह गहरी टीस है जो सीधे दिल को छू लेती है। आज हम पूरे शांत मन और गहराई के साथ इस रचना के एक एक भाव को समझेंगे। आज की हमारी इस चर्चा की रूपरेखा कुछ इस प्रकार होगी। सबसे पहले हम कविता की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को जानेंगे। उसके बाद एक एक करके पद्यांशों के माध्यम से सावन की झड़ी और घर की यादों, माँ के असीम प्रेम, पिता के सशक्त व्यक्तित्व और सावन को दिए गए कवि के संदेश को समझेंगे। और अंत में इस कविता के काव्य सौंदर्य पर भी प्रकाश डालेंगे। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं इसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि की, यानी स्वतंत्रता संग्राम और कवि के जेल प्रवास के बारे में। कविता की गहराइयों में उतरने से पहले जरा उस माहौल को महसूस करना आवश्यक है जहां ये रची गई। भवानी प्रसाद मिश्र जी ने ये कविता भारत के स्वतंत्रता संग्राम के दौरान लिखी थी। देश की आज़ादी के लिए आंदोलन में भाग लेने के कारण उन्हें अंग्रेजों ने जेल में डाल दिया था। जरा सोचिए, बाहर लगातार बारिश हो रही है और अंदर जेल के एकांत और ठंडी नीरस कालकोठरी में बैठे एक व्यक्ति के हृदय में घर की यादों की बारिश हो रही है। इसी गहरे एकांत और अपनों से दूरी के एहसास के बीच इस भावपूर्ण कविता का जन्म हुआ। अब आते हैं पहले पद्यांश पर। सावन की झड़ी और याद, जहां पानी का गिरना और आंखों के सामने घर का तिरना एक समान हो जाता है। पद्यांश की पंक्तियों को महसूस करने से पहले कुछ शब्दों के अर्थ जान लेना अच्छा रहेगा। घनेरा का मतलब है बहुत अधिक या घना। तिरना का अर्थ है पानी पर तैरना, ठीक वैसे ही जैसे यादें ख्यालों में तैरने लगती हैं। और परिताप का अर्थ होता है अत्यधिक दुख या बहुत गहरी पीड़ा। कविता की शुरुआत कुछ इस तरह होती है। आज पानी गिर रहा है, बहुत पानी गिर रहा है, रात भर गिरता रहा है, प्राण मन घिरता रहा है। निरंतर होती यह बारिश मन के भीतर उठने वाले दुख का प्रतीक बन गई है। सावन का महीना है तो विवाहित बहन बहुत खुशी खुशी अपने मायके आई होगी यह सोचकर कि अपने भाइयों से मिलेगी। लेकिन जब उसे पता चला होगा कि उसका एक भाई जेल की सलाखों के पीछे है, तो वो मायका उसके लिए खुशी का नहीं बल्कि परिताप यानी अत्यधिक दुख का घर बन गया होगा। ये बिंब सच में मन को बहुत विचलित कर देता है। चलिए आगे बढ़ते हैं दूसरे पद्यांश की ओर, जहां परिवार और विशेषकर माँ के असीम प्रेम की बहुत ही सुंदर बात की गई है। यहाँ भाई बहनों के बीच के गहरे स्नेह और माँ के अनकहे प्रेम का जो चित्र खींचा गया है वो अद्भुत है। भाइयों को भुजा यानी ताकत और सुरक्षा का प्रतीक बताया गया है और बहनों को प्यार का। लेकिन जब बात माँ की आती है तो उसे स्नेहधारा का पसारा कहा गया है। माँ का प्यार किसी एक दायरे में नहीं बंधा होता, वो एक अंतहीन बहती नदी की तरह है जिसका विस्तार बहुत बड़ा है। इन पंक्तियों में भावनाओं का समंदर है। 4 भाई 4 बहनें, भुजा भाई प्यार बहनें, और माँ बिन पढ़ी मेरी, दुख में वो गढ़ी मेरी, माँ के जिसकी गोद में सिर रख लिया तो दुख नहीं फिर। माँ भले ही अनपढ़ हैं, अपने बेटे को पत्र नहीं लिख सकती, लेकिन उनके प्रेम की धारा इतनी सशक्त है कि वो जेल की ऊंची दीवारों को पार करके भी बेटे तक पहुंच रही है। माँ की गोद की वो शांति जो हर दुख को मिटा देती है, उसे उस काल कोठरी में भी महसूस किया जा रहा है। अब आते हैं तीसरे पद्यांश पर। यहाँ पिता के सशक्त व्यक्तित्व और उनके बुढ़ापे से अछूते साहस की बहुत ही सजीव तस्वीर उकेरी गई है। इस पद्यांश में पिता के लिए बहुत ही प्रभावशाली शब्दों का प्रयोग हुआ है। वज्र का अर्थ है अत्यंत कठोर, जिसे तोड़ा ना जा सके। नवनीत कहते हैं ताजे और मुलायम मक्खन को। झंझा का मतलब है तेज आंधी या तूफान, और उर का अर्थ है हृदय। कठोरता और कोमलता का यह अद्भुत संगम उनके व्यक्तित्व को बहुत खास बनाता है। एक ऐसा दृश्य मन में उभरता है जहां एक वृद्ध लेकिन अत्यंत ऊर्जावान व्यक्ति उल्लास और स्फूर्ति से भरा हुआ है। वे आज भी दौड़ सकते हैं, खिलखिलाकर हंस सकते हैं, व्यायाम कर सकते हैं। समय का चक्र भले ही घुमा हो, लेकिन बुढ़ापा उनके शरीर और उनके मन के उत्साह को जरा भी कम नहीं कर पाया है। इन पंक्तियों की ऊर्जा देखिए। पिताजी जिनको बुढ़ापा एक क्षण भी नहीं व्यापा, जो अभी भी दौड़ जाएं, जो अभी भी खिलखिलाएं। मौत के आगे न हिचकें, शेर के आगे न बिचकें। वो इतने साहसी हैं कि मौत या शेर से भी रत्ती भर नहीं डरते।
उनकी भुजाएं वज्र के समान कठोर हैं, जो हर झंझा यानी तूफान से टकरा सकती हैं। लेकिन बच्चों के लिए उनका वही उर यानी हृदय नवनीत या ताजे मक्खन के समान कोमल है, जो उनके जरा से दुख में पिघल जाता है। और अब चौथा पद्यांश। यहाँ बात आती है अभागे 5वें बेटे की, जिसे पिता सोने पर सुहागा मानते थे। पिता की उस ऊर्जावान छवि के ठीक बाद कविता का स्वर अचानक बहुत करुण हो जाता है। कुछ शब्द यहाँ ध्यान देने योग्य हैं। अभागा यानी भाग्यहीन। मूठ का प्रयोग यहाँ मुगद्र को पकड़ने वाले हिस्से के लिए हुआ है, और धीर का अर्थ है गंभीर या धैर्यवान। वह पिता जो हमेशा जीवन के हर तूफान में धैर्यवान रहे हैं, आज अपने उसी धैर्य को खो बैठते हैं। यहाँ अत्यंत भावुक स्वर में ये दर्द उभरता है। 5वां मैं हूँ अभागा, जिसे सोने पर सुहागा पिताजी कहते रहे हैं, प्यार में बहते रहे हैं। जब पिता व्यायाम के बाद नीचे आए होंगे और अपने चारों बेटों को देखा होगा, तो अपने उस सबसे लाडले 5वें बेटे को न पाकर उनकी आंखों से आंसू छलक पड़े होंगे। तब माँ ने अपने दुख को छिपाते हुए उन्हें समझाया होगा कि उनके बेटे ने जो देश सेवा का रास्ता चुना है वो एकदम सही है। माँ के इन शब्दों में देशभक्ति और पुत्र प्रेम का एक बेहद मार्मिक और अद्भुत संगम दिखाई देता है। अब बढ़ते हैं 5वें और अंतिम पद्यांश की ओर, जहां सावन को एक प्रकृति के दूत के रूप में घर भेजा जा रहा है। कविता के इस अंतिम भाग में बरसते हुए सावन को एक संदेशवाहक बनाया गया है। ये संदेश बहुत ही सावधानी से बुना गया है, ताकि घरवालों को वास्तविक दुख का जरा भी एहसास न हो। यहाँ प्रयुक्त विरस का अर्थ है नीरस या जिसमें कोई आनंद न हो। अस्त का यहाँ आशय है निराश या बुझा हुआ होना, और क्लेश का अर्थ है गहरा दुख या पीड़ा। सावन से ये मार्मिक आग्रह किया जाता है, हे सजीले हरे सावन, हे कि मेरे पुण्य पावन, तुम बरस लो वे न बरसें, 5वें को वे न तरसें। सावन से कहा जा रहा है कि तुम जितना चाहे बरसो, लेकिन घर में किसी की आंखों से आंसू नहीं बरसने चाहिए। सावन को हिदायत दी जाती है कि वो भूलकर भी ये न बताए कि यहाँ कोई उदासी या पीड़ा है। यो न कहना अस्त हूँ मैं, कह न देना मौन हूँ मैं। अपने परिवार की खुशी की खातिर अपनी हर पीड़ा, अपनी हर निराशा को छिपा लेने की जो चाह यहाँ झलकती है, वो बहुत ही त्यागपूर्ण है। इस पूरी कविता के भावों को गहराई से समझने के बाद आइए अब जरा इसके शिल्प यानी इसके काव्य सौंदर्य पर नजर डालते हैं। भवानी प्रसाद मिश्र जी की इस कविता की सबसे बड़ी विशेषता इसकी सरल और सहज भाषा है, जो बिना किसी दिखावे के सीधे हृदय में उतर जाती है। इसमें ध्वनि बिंब का बहुत ही सुंदर प्रयोग हुआ है। जब झराझर, सरसर या थरथर जैसे शब्द आते हैं, तो बारिश और हवा की आवाज जैसे सचमुच कानों में गूंजने लगती है। घर के घर जैसे प्रयोगों में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। और सबसे बड़ी बात, निर्जीव से दिखने वाले बादलों और सावन को एक इंसान की तरह संदेशवाहक बनाकर यहाँ प्रकृति का बहुत ही खूबसूरत मानवीकरण किया गया है। भीतर जेल की लोहे की कठोर सलाखें हैं, जो बंधन और पीड़ा को दर्शाती हैं, और बाहर विशाल खुला आसमान और बरसता हुआ सावन है, जो आज़ादी और प्रकृति के साथ गहरे जुड़ाव का प्रतीक है। शरीर भले ही कैद में हो, लेकिन भावनाएं और कल्पनाएं इन मजबूत सलाखों को पार करके बादलों के माध्यम से अपने घर तक पहुंच ही जाती हैं। इस विश्लेषण के अंत में एक बहुत ही गहरा विचार मन में आता है। संदेश पहुंचाने के लिए सावन यानी प्रकृति को ही दूत के रूप में क्यों चुना गया? क्या इसका कारण यह है कि प्रकृति की कोई सरहदें या सीमाएं नहीं होती, या फिर बारिश के पानी और आंखों से बहते आंसुओं दोनों का स्वभाव एक सा होता है? ये सचमुच एक गहरे चिंतन का विषय है। इसी विचार के साथ आज का यह विश्लेषण यहीं समाप्त होता है। इस साहित्यिक यात्रा में साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।